जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तार साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरज़ू, थैंक यू सो मच। सर, एक तो हमारे यहाँ इकोनॉमी नहीं है लेकिन बजट फिर भी दे दिया गया है और उसके ऊपर बहस भी चल रही है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। हम सबसे पहले वहीं से स्टार्ट लेते हैं। और साथ इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी उनकी उम्र जो है वो 70 से ऊपर है, तो उनको अदालत में ना बुलाया जाए। आरज़ू, जो मैं बजट के बारे में, बजट एक गोरख धंधा बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। मैं उसका मिसाल आपको ये देता हूँ, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में या और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये बजट का ड्रामा ऐसा ही है कि एक्सरसाइज करते हैं लोगों की आंखों में मट्टी डालने के लिए। मैं बताता हूँ वो क्यों। देखें, जब आप एक दफा पेट्रोल या बिजली महंगी करेंगे, लोगों के बजट तो खत्म है, आपका तो सारा डिस्टर्ब हो गया ना, खत्म हो गया। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे तो साल में कुछ 6-6 दफा बजट आता है। जब भी महंगाई का एक तूफान आता है तो उसके साथ बजट आपका खत्म। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड है, अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं, आपका जिस तरह बरतानिया है, यहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो अपने जो लोग हैं उनको कैसे फ्रॉड करते हैं मैं वो बताता हूँ। देखें, अब वो टैक्स नहीं बढ़ाएंगे लेकिन जो है गाड़ियों के ऊपर टैक्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर टैक्स बढ़ा देंगे। अच्छा, टोल है वो बढ़ा देंगे। अच्छा, उसके ये इस तरह करके हथकंडे किए जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाना। ये मेरा मकसद, इसमें कोई शक ही नहीं। आप जिस तरह आपने खुद ही इसका सवाल में जवाब भी दे दिया कि जिस कंट्री की इकोनॉमी नहीं है उसके बजट का क्या एक एक्सरसाइज करने की जरूरत है। माजी के अंदर, हाँ, ये जरूर, मैं इसके साथ आपने मुझे याद करा दिया कि माजी में जो हमारे अमीरुल मोमिनीन थे, जो मिस्टर हैंडसम, उनके लिए बजट जो है वो एजेंसियां पास कराती थी, लोग नहीं आते। तो हमारे एक मरहूम जो थे कराची से एमएन, तो उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरह की एक्सरसाइजें चल रही हैं। लेकिन इस वक्त बौखलाहट के निशान है, इस वक्त सख्त पैनिक अटैक हो रहे हैं। हमारे जो अमीरुल मोमिनीन है एक ही फिक्रे में मिन्नतें भी कर रहे होते हैं और एक ही सीटिंग में धमकियां भी दे रहे होते हैं। अब जो कल उन्होंने अदालत के अंदर बैठ के, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि देखें, कल की अगर अदालती कार्रवाई देखी जाए, जिस तरीके से बाल्टियां भर भर के वो जमानतों की दे रहे हैं, उससे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि आपकी जुडिशरी चाहती है कि मार्शल लॉ जल्द अज जल्द लगे, या फिर सारे केसों के फैसले जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो, ट्रायल में। ये ख्वाहिश है आपकी अदलिया की, आपकी जुडिशरी की। उसकी वजह यह है कि फौरन, मेरा मकसद है कि हर चीज के अंदर बगैर केस सुने ही वो जमानतें दे देते हैं। जिस तरह कहते हैं, जिस तरह हमारे बड़े जो सबके सुप्रीम जज हैं, जो जिन्होंने कहा था कि आए आपको देखकर तो दिल बाग बाग हो गया है और अम्मी घर में आपको बहुत याद करती हैं, बच्चे सलाम दे रहे थे, तो आपके लिए कल मैं खाने के लिए क्या पका कर लाऊं। तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं उनके साथ। तो इसी तरह कल जब वो अदालत में बैठे हुए थे तो उन्होंने बुलाया जर्नलिस्ट एक दो आए, तो उनको कहा उन्होंने, फिर वो जब वो बात करते क्वेश्चन वो कोई और पूछते थे, जवाब अपनी मर्जी से देते थे। कहते थे मैं तो पाँव में पड़ा हुआ हूँ, पता नहीं क्या बात है, मुझसे बात नहीं की जाती। भाई, जब वो करना चाहते थे तो आप उस वक्त आप हवा के घोड़े में थे, आप कहते थे मैं अकेले ही काफी हूं। अब बार आप अकेले हैं तो फिर या तो जेल जाएं या फिर अपने बच्चों के पास चला जाएं। अब आपके पास ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है। ये 9 मई के हादसे के लिए आप 1 साल आप चैलेंज करते रहे हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को। मीर जाफर से शुरू किया था आपने, मीर जाफर और मीर सादिक, फिर जानवर बनाया आपने इनको, फिर आपने क्या नहीं बनाया इनका। तो लेकिन ये कि आपने बड़ी मेहनत की इस कौम को इस पॉइंट पे लाने के लिए कि वो जाके जीएच के ऊपर चढ़ जाए, ये बड़ी मेहनत किया। लेकिन काश आप अपने बच्चों को भी सामने रखते। ये भी जिनको आपने उकसाया है ये भी किसी के बच्चे हैं, ये आपने नहीं सोचा। ये मेरे जैसे इंसान को सबसे ज्यादा दुख यही है कि आपने लोगों के बच्चों की जिंदगियां तबाह की हैं और आपके अपने बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं। ये और आप ही नहीं है, आपके आसपास जितने भी ये अमीरजादे हैं, ये ब्रिटिश जो कॉलोनियल पीरियड के जो एजेंट हैं, इलेक्टेबल जिनको आप फरमाते थे,
उनके सब बच्चे जो है वो बाहर ही पढ़ रहे हैं, और वो सब गरीब लोगों के बच्चों को, जिस तरह वो दुरानी था, खान दुरानी, उसको इनकलाब, मुबारक को इनकलाब, वो आपने इन लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। शर्म का मुकाम है, लेकिन ये कि शर्म कहते हैं हमको मगर नहीं आती। क्यों शर्म आपको आएगी? क्योंकि आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ग्रुप हैं इस वक्त एलीट क्लास के, जिनकी आपस में लड़ाई है। एक जो है वो मैंने बताया था कि सी पैक बनाकर चाइना को लूटना चाहता है, दूसरा ग्रुप जो है वो सी पैक बंद करके वेस्टर्न कंट्रीज को लूटना चाहता है। और दोनों ग्रुप जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है, फॉरेन एजुकेटेड है, डुअल सिटीजन है, और सबकी जायदादें वेस्टर्न कंट्रीज में। और उन लोगों की आपस में लड़ाई है, वो आप जिसको, और ये पॉलिटिकल पार्टियां जिनको आप पॉलिटिकल कहते हैं, मैं तो इनको मानता नहीं हूं, क्योंकि इनके अंदर ही पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, और वही इलेक्टेबल हैं जो ब्रिटिश एजेंटों के आगे किड्स हैं। वही बार बार मुख्तलिफ पार्टियां बदल के असेंबलियों में आ रहे हैं, कैबिनेट में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 इंस्टीट्यूशन आपके जो है वो आपके फ्यूचर लोगों को प्रोड्यूस करते हैं, एचईजन कॉलेज, हसन अब्दाल कॉलेज और कराची ग्रामर स्कूल। यहां से आप बिल्कुल सर्वे करके देख लें, आपके सारे लूटने वाले, आपके जितने मनी लॉन्ड्रर हैं, इन 3 स्कूलों से फारूक तहसील हैं। और आप जो है बस उसमें फंसे हुए हैं 76 साल से। आपने ना पाकिस्तान बनाया, ना आपने बनाने की ख्वाहिश है, और बस चल रहा है। जो भाग सकते हैं भाग रहे हैं, जो नहीं भाग सकते वो जूते खा रहे हैं, बस यही हो रहा है वहां पे। दूसरा मैं जो बताना चाहूंगा, आपने बात की आपके पड़ोस में क्या हो रहा है आज। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि वाइपर जॉय हरिकेन जो है वो आ चुका है। आपके पाकिस्तान के अंदर भी 25 अमवात हो चुकी हैं, और भारत की स्टेट गुजरात को टच करेगा जो हरिकेन है। और उसके बाद एक जो इस वक्त सबसे जो चल रही है खबर, वो ट्विटर के पिछले सीईओ जो है जैक डोर्सी, उन्होंने एक वो कहते हैं कि 2 साल के बाद सबसे उन्होंने एक खबर छोड़ी है कि मोदी गवर्नमेंट ने उनको थ्रेट किया था। इस वक्त यहाँ पे अमेरिका में भी बड़ी डिस्कस हो रही है, भारत के अंदर भी डिस्कस हो रही है, लेकिन उसमें 2 चीजें मैं जो इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूंगा। एक तो आपके सुनने वाले, देखने वालों को चाहिए कि जैक डोर्सी की पहले तो तस्वीर देखें, उनके नाक, उनका जो नोज है, पियर्स है, अजीब सा उनका हालात है। और मुझे एतराज ये है कि ट्विटर इलन मस्क से पहले एक बड़ा अजीब तरीके का एक इंस्टीट्यूशन था, मैं उनसे एग्री नहीं करता। अब मैं उसकी मिसाल ये दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका अकाउंट सस्पेंड था, तालिबान के अकाउंट चल रहे थे। ये था। और फिर उसके बाद ये था कि जिसका दिल होता था अकाउंट बंद कर देते थे, जिसका दिल होता था चालू कर देते थे। उनके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन अमेरिका के अंदर ये थी कि हंटर बाइडेन के ऊपर करप्शन चार्जेस थे, और उनके जो लैपटॉप्स की तस्वीरें और कई चीजें लीक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने बीइंग ए लिबरल, बीइंग ए सोशलिस्ट माइंडसेट, और अपने मर्जी से FBI के साथ मिलके उनको वो उन्होंने उसको मेन स्ट्रीम पे नहीं आने दिया। और आज मुझे आज भी एतराज है कि मिस्टर जैक डोर्सी, आपको 2 साल के बाद अब होश आई है। तुम जब किसान मोर्चे के तो 2 साल गुजर चुके हैं, आपको ट्विटर से 2 साल हो चुके हैं, आपको आज याद आया है कि आपने मोदी जी के ऊपर ये एलिगेशन लगानी थी। पहले आप सोए रहे हैं, कुछ आप क्या स्मोक करके सोए पड़े थे? मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा चीजें स्मोक कर ली है, क्योंकि आपके हुलिये से नजर आ रहा है कि आप मोस्ट ऑफ दैट जो आप टाइम है यू आर स्मोकिंग। वो अमेरिका के अंदर होता है, आर यू स्मोकिंग समथिंग? तो वो मेरे ख्याल में कि जैक डोर्सी साहब को 2 साल कुछ वो स्मोक करके पड़े रहे हैं। अब उनको होश आई तो उन्होंने कहा जी ओ डोर्सी का वो मोदी जी ने तो मुझे थ्रेट कर दिया था हमारे। उन्होंने कहा था कि हाँ ये जरूर है कि उन्होंने 1200 अकाउंट जो खालिस्तानी माइंडसेट के लोग थे उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको बंद किया जाए, और थोड़े अरसे के लिए बंद करके बाद में उन्होंने उनको खोल दिया था। सर इनका ट्विटर को तो सर इमरान खान की पार्टी ने भी बड़ा इस्तेमाल किया है, लोगों को ट्रोल करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये कहूंगा ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, क्योंकि ये करप्ट लोगों के बिगड़े हुए बच्चों ने बनाई है पार्टी। ये फाउंडर जो है सारे करप्ट लोग। अफसर जो होगा सारा दिन रिश्वत लेगा, खून चूसेगा, लेकिन उसकी बीवी जो है और उसके बच्चे शाम को वो सवाब हासिल करने के लिए
वो चले जाएंगे इनके जलसे में, गाना लगा जाएंगे, साथ लगाएंगे, आज इमरान खान जलसे च नचड़ च, ये होता। वो समझते हैं, पता है जितने करप्ट लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी बीवियां, बच्चियां, बच्चे, वो समझते हैं इसके जलसे में जाने से बाप के सारे गुनाह धुल जाएंगे। ये आपका इनका चलो ठीक है। सर चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कि मैं 10 दिन से जेल में बंद हूँ, बाहर जाऊंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। उनका हुलिया भी काफी खराब था। नहीं, मुझे मैंने बिल्कुल उनको सुना, उन्होंने कहा जी वो मेरे तो कमरे में एयर कंडीशन भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, और जेल का खाना दिया मुझे बस। तो और आपको क्या ख्याल है, वो आपको पीसी लाहौर से खाना मंगा कर दें चौधरी साहब? जेल में तो जेल का ही खाना होता है ना। और दूसरा जो मुझे उस पर एतराज, उस फिक्रे पे, कहते हैं यार एंटी करप्शन का केस है, कौन सी बड़ी बात है यार? करप्शन को आप जुर्म ही नहीं समझते, आपने रूटीन वर्क, रूटीन। उन्होंने कहा भाई एंटी करप्शन का केस था, मुझ पे इतनी सख्ती क्यों कर रहे हो? 300 अरब की करप्शन के चार्जेस आपके ऊपर चौधरी साहब, और करप्शन को तो ये जुर्म समझते ही नहीं ना। कहते करप्शन में तो जेल जाना ही नहीं चाहिए, करप्शन में तो घर में ही बैठ के बातचीत कर ले यार, हाँ आओ मुकमुका कर लेते हैं। जिस तरह के आपका एंटी करप्शन, अब ऐसे ये बात ठीक कहते हैं क्योंकि आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी करप्शन में इन्वॉल्व है। नैब जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, वो भी करप्शन में इन्वॉल्व है। इस वक्त तो कोई डिपार्टमेंट आपको मौजूद है ही नहीं, पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता जो करप्शन में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन सर पड़ोस की अगर हम फिर बात करें सर, हमारा ये हाल है कि हमारे लीडर उठ के कह रहे हैं कि जी कोई बड़ी बात नहीं, करप्शन ही तो की है। और दूसरी तरफ सर उनकी जो 3.75 ट्रिलियन पे जो है इकोनॉमी पहुंच चुकी है भारत की। आरजू, उनकी इकोनॉमी अब नहीं रुक सकती। वो इकोनॉमी मैं कहता हूँ जिनका कबाड़ भी बिक रहा है अब उनका इंडिया का, वो इस तरह कि रशिया ने जो टैंक बेचे थे अब वापस खरीद रहा है उनसे, बर्मा से और इंडिया से। जो उन्होंने रशियन टैंक बेचे थे बहुत पुराने अरसे में, अब उनके पार्ट और दूसरी चीजें भारत से वापस ले रहे। वो तो भी उनका कबाड़ भी बिक रहा है। उनकी तो पता नहीं गुड लक ऐसी है उनकी, वो तो तरक्कियों में उनकी तरक्की तो रुके। मैं उससे बढ़ के आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख में जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं क्योंकि हम लोग एक ही, सोचें भी एक है, खाने भी एक है, कपड़े भी एक है, हर चीज है, डीएनए भी एक है। जो मर्जी आप कर लें, जो मर्जी आप। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने एक दफा, मैं देखें कई लोगों को भारत में ये नहीं आजकल, लेकिन मैं आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द गांधी, वेरी मच इंस्पायर्ड। मैं उनके हमेशा, मुझसे कई दफा पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट लीडर इन सब कॉन्टिनेंट, तो मैं हमेशा गांधी जी का नाम लेता था, इलामा इकबाल का नाम लेता था। और उसमें उसकी कई वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी डिबेट है गांधी जी के बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा उनके बारे में बहुत है। तो वो कहते थे हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम मेरा मतलब मजीद आगे रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि इसमें कोई शक नहीं है, इस प्रूवन क्या हमारा डीएनए एक है, इसमें कोई शक नहीं। तो लेकिन देखें
कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है, और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी। रिमार्केबल, मैं समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मोर पावर टू देम, मोर पावर टू देम। मैं बिल्कुल इस बात पे मैं यही समझता हूँ कि चलें तरक्की करेंगे, शायद कभी पाकिस्तान भी कुछ लर्न करे उनसे या उनसे। लेकिन सर हम कैसे तरक्की करेंगे जब हमारे यहाँ इस वक्त जो बजट आया है उसमें एजुकेशन के 5.5% जो है वो इंक्रीज किया गया, जबकि डिफेंस बजट 15% बढ़ा दिया। इनको लगता है कि डिफेंस ज्यादा जरूरी है। नहीं, डिफेंस तो खैर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या रूलिंग एलीट है, उनके बच्चे तो पढ़ते नहीं ना स्कूलों में, वो तो HSM पढ़ते हैं या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं, तो उनको क्या जरूरत है भाई पॉलिसी आपको बजट बनाने की एजुकेशन का। आपके जो इस्लामाबाद में या लाहौर में या जितने आपके कैपिटल्स में बैठे हुए हैं, पेशावर जैसा, वो तो सबके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो क्यों करेंगे? ये तो जो बेवकूफ जाके जलसों में और जो चढ़ गए थे GHQ के ऊपर, ये तो वो जो बेवकूफ जा कोर कमांडरों के घरों में घुसे थे जाए, उनको इनको पढ़ाने की क्या जरूरत? बल्कि अगर वो पढ़ जाएंगे तो इनके लिए जलसों में कौन निकलेगा भाई, इनके जुलूस कौन भरेगा भाई? अगर वो पढ़ जाए तो अमीरुल मोमिनीन का कौन जाके मुर्शद का गेट चूमते हैं, जाके भाग भाग के कहते हैं ये 21st सेंचुरी का पैगंबर है। अगर वो पढ़ जाए तो फिर वो कौन इनका कारोबार चलाएगा? ये तो इंटेंशनली चाहते हैं कि ये इसी तरह जलील होते रहे, धक्के खाते रहे। लेकिन सर डिफेंस बजट इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? ऐसा कौन सा खतरा है हमको, सिवाय वो TTP के? इंडिया तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा कोई, मतलब जंग वंग तो दूर की बात है। देखें, जंग आपकी एस्टेब्लिशमेंट जंग के लिए थोड़ी है वो रखी। आप ये बताएं ना मुझे, आप 76 साल से एजेंसियों पे चल रहे हैं। आप तो, मेरा मकसद है, देखिए 7 लाख फौज है, वो घर भेज देंगे, फिर एक नया मसला शुरू हो जाएगा। आपने फीड तो करना है उनको। देखिए 7 लाख फौज है, मैं ठीक है, आप फौज का बजट कट करके कहते हैं कि 2 लाख फौजी निकाल लेते हैं, और ट्रेन है भाई, वो क्या करेंगे सोसाइटी के अंदर? फिर क्राइम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखा जाए तो आप फौज को आप स्लोली ग्रेजुअली किसी प्रोसेस से नीचे ला सकते हैं, वो भी अगर आप लाना चाहें तो आपकी ख्वाहिश हो, जो कि टेबल पर नहीं है, लेकिन ये कि देखें, आपके पास आगे फ्यूचर में चॉइस कोई नहीं, क्योंकि मैं जो मेरी अमेरिका के अंदर बैठे हुए मेरी अपनी रिसर्च क्या है, अब फ्यूचर में आप देखेंगे दुनिया के ममालिक की फौजें कम होंगी, क्योंकि अब जंगें ड्रोन की हैं, जंगें मिसाइल की हैं, जंगें अब वो इन्फेंट्री की जंगें है ही नहीं है फ्यूचर में, बल्कि आगे आप देखेंगे जो स्मार्ट कंट्रीज होंगी उनकी फौजें खत्म हो जाएंगी। क्यों? मुझे एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूं। आपका कंप्यूटर आज बंद कर दिया जाए, आपकी फौज पैरालाइज्ड है। आपके GPS सिस्टम को आज बंद कर दिया, जंग किस तरह करेंगे आप? तो ये चीजें इस तरह होंगी आगे फ्यूचर में। ये जो टैंकों के ऊपर चढ़ना, तोपें लेके, ये खत्म हो चुका है काम। सबसे ज्यादा इस वक्त जो मेरी इस वक्त इंफॉर्मेशन है, यूक्रेन इस वक्त टेस्ट हो रहा है सारा कुछ। चाइना लर्न कर रहा है कि इसके बाद हमने ताइवान के ऊपर अटैक किस तरह करना है, ये सारा टेस्ट हो रहा है वहां। पहले अफगानिस्तान में गुरिल्ला वार को चेक किया जाता था, किस तरह वहां गुरिल्ला वार, चाइनीज कोई चीज गिरती थी, चाइनीज फौरन उठा के खरीद के ले जाते थे। हमारे पाकिस्तानी भाई जो थे उनको भेज देते थे, कोई हेलीकॉप्टर गिरता था, कोई अमेरिकन चीज गिरती थी, हमारे फौजी भाई जो हमारे दोस्त भाई थे पाकिस्तानी, वो फौरन चाइना को भेज देते थे, वो जाके कॉपी कर लेते थे। अब यूक्रेन के अंदर रशिया अपनी टूटी फूटी सारी टेक्नोलॉजी पुरानी मिला के वो कर रहा है, वहां पे ड्रोन हो रहे हैं, ईरान के ड्रोन जा रहे हैं वहां पे, उनके अपने ड्रोन चल रहे हैं। अमेरिका का जितना अपना असला पुराना पड़ा हुआ था वो बेच रहे हैं। बेचना क्या है, उनके पास तो लेने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन ये कि अमेरिकन की इस वक्त लॉटरी है वो लोगों की, वो ये है, यहां से तकरीबन 2.5-3 बिलियन डॉलर पर महीने का दिया जा रहा है उनको, और जो देने वाले हैं उसमें से किकबैक्स ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये भी बड़ा रवाज है, अमेरिका के अंदर भी यही बड़ा मसला है, किकबैक्स बहुत चलती है। सर रशियन ऑयल के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने चाइनीज करेंसी में पेमेंट किया है, और कह रहे हैं कि डॉलर में से निकल आए हैं, और ये भी नहीं पता चला इस बात का
कि आपने जो उनका डील भारत के साथ है उससे $17 बैरल महंगा किया आपने पर बैरल, वो $52 पर बैरल का ले रहे हैं आप जो बात की। बिल्कुल। बल्कि यहां तक भी हो रहा है कि सुना कि वो यूएई जो क्योंकि बेच रहे हैं, भारतीय आगे तेल बेच भी तो रहे हैं, भारत $52 पर बैरल लेकर उनके डील से आगे रिफाइन करके भी बेच रहे हैं। और दूसरा आपका तो अभी आया है क्रूड ऑयल, और उसमें अभी एक डाउट है कि आपकी रिफाइनरीज जो है वो एबिलिटी भी रखती है या नहीं रखती उसको रिफाइन करने की, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। लोगों ने तो अभी जश्न मनाने शुरू कर दिया ना, अभी वो ढोल बजाना शुरू कर दिया, भाई वाह जी वाह। लेकिन अभी तो 2 शिपमेंट मेरे ख्याल एक आई है, दूसरी आने वाली है। अभी देखना होगा कि आप रिफाइन करने की पोजीशन में है या नहीं। लेकिन आपका तो एक मसला तो है नहीं ना आरजू, आपका तो डेली बेस पे एक मजाक चल रहा है, बस लूट मार का बाजार गर्म है और डायरेक्शनलेस है। किसी के पास कोई रोड मैप ना सियासत का है ना इकोनॉमिक्स का, कोई रोड मैप नहीं है। यू आर लिविंग ऑन अ डेली बेसिस। पाकिस्तानी अपने ही मुल्क को रोज इस तरह लूटते हैं कि जिस तरह टुडे इज द लास्ट डे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर लास्ट में हम बात करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। उनके ऊपर सुना है 37 केसेस हैं और 100 साल की सजा हो सकती है। तो सर वाकई में ऐसा है या उनको सिर्फ इलेक्शन से हटाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपने तो खैर मेरा तो हॉबी भी है, मेरा सब्जेक्ट मैटर भी यही है, और मैं खुद रिपब्लिकन भी हूँ। तो लेकिन उसमें ये आरजू के इस वक्त डोनाल्ड, अगर पहले मैं शुरू करता हूँ, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन, बल्कि अमेरिका पूरी दुनिया में डिक्लाइन है और उसको कई चैलेंजेस मौजूद हैं। सोशल मीडिया और डेथ ऑफ जर्नलिज्म, ये दो एक मेजर उसको इश्यूज हैं। जर्नलिज्म खत्म होकर मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है। आपने देखा होगा कि फॉक्स एक कुछ फीड कर रहा है, CNN कुछ फीड कर रहा है, तो वो वोटर्स का माइंड पहले ही बनाने की कोशिश करते हैं कि आपने वोट किस तरह देना है, विच इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज मार्केटिंग, दिस इज प्रोपेगेंडा। तो उसमें यह था कि एक तो वो चल रहा है, दूसरा अगर फेयर इलेक्शन हुए, अगर फेयर इलेक्शन हो, कंडीशन मेरी कंटीजेंसी ये है कि अगर फेयर इलेक्शन हुए तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आएगा जो भी है, लेकिन उसमें डोनाल्ड ट्रंप इज अ लीडिंग कैंडिडेट फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, दूसरा रॉन डिसेंटिस। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एक खौफ की अलामत बन चुका है डेमोक्रेट पार्टी के लिए, क्योंकि एक तो उनके पास कैंडिडेट ही मौजूद नहीं है, दूसरा परफॉर्मेंस उनकी इतनी वीक है अमेरिका की हर फ्रंट के ऊपर कि इस वक्त अगर फेयर इलेक्शन हुए तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट है। अब उसको रोकना किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को, ये रोकने के तरीके कार कर रहे हैं। अब उसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो रहा है, जिस तरह माजी में होता रहा है, एक तो उनको फ्री टाइम, एयर टाइम मिल रहा है। यहाँ पे सारा दिन जो टीवी चैनल है वो उनका जहाज दिखाते हैं जिसके ऊपर ट्रंप लिखा होता है, एयर टाइम मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जहाज लैंड कर गया है, डोनाल्ड ट्रंप गाड़ियों में उधर जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उधर जा रहा है। अच्छा, दूसरा जो उनके साथ रिपब्लिकन उनकी जो बेस है उसमें मजलूम लग रहे हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप लोग अंडरडॉग लोग, जो अमेरिकन टर्म होती, जो और सिंपथी वोट ले और उसमें मेक श्योर हो जाएगा कि ही विल। और लेकिन ये जो फेडरल, एक तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, पहली दफा ये हुआ है कि अमेरिका की हिस्ट्री में एक एक्स प्रेसिडेंट जो है उसको फेडरल चार्जेस पे उसको इंडाइट किया है, आज पहली दफा। आज मियामी में उन्होंने कोर्ट में जाना था, वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन उसमें उसके बाद, लेकिन अगर चार्जेस होंगे भी तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। और अभी एक लंबा प्रोसेस है, फोरकास्ट किया जा रहा है 100 साल से, लेकिन नहीं। और मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने कहा है ना कि वो डॉक्यूमेंट साथ ले गए थे, बराक ओबामा भी साथ लेकर गए थे डॉक्यूमेंट्स और बाद में उन्होंने दिए थे वापस, और जॉर्ज बुश भी लेकर गए थे, वो भी वापस दिए थे। लेकिन अब दर हकीकत हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफा कहा है कि दे आर यूजिंग देम एज अ टूल टू, तो उसमें देखें अब आने वाले दिन क्या करते हैं, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग फ्रॉम द रिपब्लिकन। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर वही सब बड़ी ये न्यूज यहाँ पर भी चल रही है 2-3 दिन से, और हम उस पर भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।